हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं लेके आई हूँ एमपीएस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बाय लैंग्वेज में। ये है एमपीएससी 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने जो है 2015 से लेके 2024 तक के सभी PYQs को एनालाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से आने के चांसेस हैं। तो इससे पहले भी है मैंने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दिसंबर 2024 का जो PYQ था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्व क्वेश्चन विद आंसर्स जो है उसकी भी वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और यूनिट वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए, लाइक यूनिट 1 से 2 से, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब जो भारत में लोकतंत्र चल रहा है उसके बारे में हमें बताना है कि भारत का लोकतंत्र क्या है, उसकी अच्छाइयाँ बतानी है हमें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ना 2023 और 2020 में आया था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन अदर्स ईयर में भी रिपीट हुए हैं। तो हम अपने आंसर्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना होता है। तो अब जो है हम अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि जो भारत का लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडियाज डेमोक्रेसी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि किस पर बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान पर बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या करता है ये? नागरिकों को समान भागीदारी सुनिश्चित करता है और इक्वल राइट्स देता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। जो भारत का संविधान है, जो भारत का लोकतंत्र का सिस्टम है, उसमें कैसे प्रतिनिधि शासन प्रणाली होती है, कैसे उसकी क्या विशेषता है, हम वो बताएंगे। इंट्रोडक्शन हमें बता दिया। अब जो है हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के संविधान की विशेषता, एंड देन उसके बाद जो है फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिनिधिक शासन प्रणाली, मतलब जो भारत में है प्रतिनिधिक शासन प्रणाली का ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का। ओके, जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें प्रतिनिधिक प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें क्या होता है, जो हम आम नागरिक हैं ना, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है हमारे लिए निर्णय लेते हैं। हमारे आधार पर जो है आगे लोकतंत्र में लोकसभा में क्या करते हैं, हमारे जो भी ज़रूरतें हैं उनको आगे रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। रिप्रेजेंट मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना, और उनको जो है हम सिटीजन सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर वो हमारे लिए जो है हमारे बिहाफ पे जो है डिसीजन लेते हैं, आगे जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। सेकंड क्या विशेषता है हमारे लोकतंत्र की? वो ये है कि हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, संविधान को सर्वोच्चता मिलती है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे हायर एंड इम्पोर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र में जो है संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडियन डेमोक्रेसी। और इसमें क्या होता है, जितने भी संस्थाएँ हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या फिर सचिव वगैरह, केंद्रीय सचिवालय, जितने भी मिनिस्ट्रीज आते हैं, मंत्री परिषद, कैबिनेट, वो क्या करते हैं, वो सब किसके अंदर काम करते हैं? संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, संविधान की लिमिट्स में रहकर काम करते हैं। ऑल इंस्टीट्यूशन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। एंड और क्या विशेषता है जो हमारी लोकतंत्र की विशेषता है कि वो क्या करता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखता है। न्यायपालिका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, स्वतंत्र है निर्णय लेने में और किसी भी सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने में। जो हमारी न्यायपालिका है, लोकतंत्र क्या करती है, न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए अवश्य स्वतंत्रता देती है, जितनी न्यायपालिका को स्वतंत्रता चाहिए होती है। जो कि क्या करती है न्यायपालिका, वो सरकार के कार्यों पर निरीक्षण रखती है, निगरानी रखती है, मतलब वो ये देखती रहती है जो सरकार नीति निर्माण कर रही है, जो भी कार्य कर रही है वो सही कर रही है, नहीं कर रही है, लोगों के हित में है या गलत है, तो इन सब पे जो है नज़र रखती है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ एसेंशियल फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एज इट कीप्स चेक्स ऑन गवर्नमेंट एक्शंस। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें हमें क्या मिलता है, हमें जो है मौलिक अधिकार मिलता है हमारे डेमोक्रेसी में। और मौलिक अधिकार, जब किसी को भी कोई अधिकार मिले तो हमारे जो है कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलता है, जैसे कि आप कहीं भी किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, आपके साथ इक्वालिटी का व्यवहार होगा, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको अपने जो धर्म है उसका प्रचार, शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार है,
आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपने बातों को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, आपको रिलीजियस का अधिकार है, आप कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही आपको इक्वालिटी का अधिकार मिलेगा, समानता का। वो समानता चाहे आपको सम्मान में मिले या फिर अवसर में मिले या किसी भी तरीके में। तो हमें जो है बहुत सारे मौलिक राइट्स और बहुत सारे नॉर्मल राइट्स मिले हुए हैं, जो कि क्या होता है, लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब लोकतंत्र को चलाने के लिए मेन जो होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। और जब हमें कोई भी अधिकार मिलते हैं तो हमें साथ में कर्तव्य भी मिलते हैं, ताकि हम किसी और की अधिकारों का हनन ना कर सके। सिटीजन्स आर ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, रिलीजियस एंड इक्वालिटी विच आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। साथ में क्या होता है, जो हमारा लोकतंत्र है उसमें सहभागिता देखने को मिलती है, क्योंकि हम आम मनुष्यों की, हम नागरिकों की, जो हम आम जनता है, हम लोग जो है लोकतंत्र में सहभागिता दिखाते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जो मांगे होती है, तो हमें अगर किसी ऐसी वैलिड मांग है जिसको गवर्नमेंट से मनवाना है, या गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास कर रही है जो कि गलत है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जन आंदोलन कर सकते हैं, मास मूवमेंट कर सकते हैं। एंड क्या होता है, जो मीडिया है, मीडिया के थ्रू भी जो है हम अपनी बातें आगे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो मीडिया है वो हम लोगों की बातों को आगे रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। तो हमारा क्या कार्य है लोकतंत्र में, सबसे बड़ी क्या कार्य है कि हम लोगों को जो है सहभागिता करने का अवसर मिलता है। और क्या होता है कि ना, पारदर्शिता होती है लोकतंत्र में, मतलब कि ट्रांसपेरेंटी होती है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किसके हित में कर रही है, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, हमें राइट जानने का अधिकार होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था ना, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो है हम आम नागरिक जो है ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है। Active citizens participations like voting, public movement and media involvement is very important in democracy। तो ये सारी जो थी हमारे डेमोक्रेसी, हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं थी। क्या थी कि हमें जो है, हम जो है अपने शासक खुद चुनते हैं। हमारे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे सारी चीज़ें करी जाती है, कोई भी अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो है, हमें जो है राइट्स मिले हुए हैं, ड्यूटीज़ मिले हुए हैं। हम जो है अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं क्या कहते हैं, राजनीति में। अब चाहे हम वो किसी नेता को मतदान चुनने में करें, या फिर हम चाहे तो अगर हम सारी क्या कहते हैं योग्यताएं रखते हैं, तो हम खुद भी मतदान करने के साथ साथ मतदान में खड़े भी हो सकते हैं। तो ये सारी जो है हमारी विशेषता है। लोकतंत्र में क्या होता है, पारदर्शिता होती है। आप अपने गवर्नमेंट जो है वो पारदर्शी, मतलब ऐसे नहीं कर सकती कि वो कोई ऐसा निर्णय बना रही है जिससे आम जनता को पता न लगे। और क्या होता है कि जो लोकतंत्र है, जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, तो जो विधायिका और न्यायपालिका है ना, उसके प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होती है। कि कार्यपालिका में क्या आते हैं, मंत्री परिषद, CM PM सब आते हैं, तो वो है ना जवाब देने क्या उनके पास ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकते, वो जवाबदेह होते हैं कि इनके प्रति, जनता के प्रति। तो हम जो है कंक्लूजन में बताएंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि क्या है, एक जीवन पद्धति है, जो कि क्या करती है, जो हम आम जनता है उनको अधिकार देती है, राइट्स देती है, और समाज में इक्वालिटी स्थापित करती है, इनजस्टिस को ख़त्म करती है। दस इंडियन डेमोक्रेसी इज़ नॉट मेयरली अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट अ वे ऑफ लाइफ डेट गिव्स सिटीजन बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसकी प्रकृति, उसका नेचर और चुनौतियाँ बतानी है। रिपीटेड है 2014 और 2022 और 19 में। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है सेकुलरिज्म, ठीक है। डिस्कस द नेचर ऑफ सेकुलरिज्म एंड इट्स चैलेंजेस। तो बेसिकली जो है हम अपने आंसर का इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब बता देती हूँ कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब यह है कि किसी भी एक धर्म के पक्ष में ना रहना। जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कि हमारे भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत जो है सभी धर्मों को एक समान अवसर और अधिकार देता है, ओके। क्योंकि हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। भारत जो है एक बहुधार्मिक देश है। इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, जहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था नींव है। मतलब हमारा जो सेकुलरिज्म है वही जो है लोकतंत्र की नींव है। हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, यही जो है लोकतंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत है। तो इंट्रोडक्शन के साथ अब जो है हम बताएंगे कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है उसके फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या है।
तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ ये होता है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। मतलब जो राज्य है वो किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा, वो सभी धर्मों से अपने आप की दूरी बना के रहेगा और किसी भी एक धर्म को जो है प्रायोरिटी नहीं देगा। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल टूवर्ड्स ऑल रिलीजियस एंड डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियस। सेकंड जो है हमारा जो भारत है उसमें धर्मनिरपेक्षता को लेकर ना कुछ प्रावधान दिए गए हैं, मतलब कि आपको अधिकार दिए गए हैं अपने धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि आप किसी के जवाब में आके अपना धर्म नहीं बदलेंगे। आप अब चाहे तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपना धर्म बदल सकते हैं। एंड मेन थिंग ये है कि अगर आप धर्म बदल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी संस्थान खोल सकते हैं और कुछ भी वो कर सकते हैं ना, एक तरीके से किसी को अपनी तरफ फेवर में लेना, तो आप कर सकते हैं, आपके पास राइट है। ओके, सो भारत का जो संविधान अनुच्छेद है वो 25 से जो 28 है वो क्या करता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें यही आता है कि आपको अपने धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खोलने का राइट है, आपको किसी भी धर्म को अपनाने का राइट है। ये सारी जो राइट्स है वो जो है हमें संवैधानिक तौर पे मिला है। तो ये है धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। साथ में जो धर्मनिरपेक्षता है तो भारत में आप धर्म के आधार पर किसी भी कार्य को न करने की आपको अनुमति नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी धर्म के हैं आपको कार्य करने की पूर्ण अवसर दिया जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगी एंड समानता का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो जो धर्मनिरपेक्षता है उसको लेके जो है भारत बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि जो भारत है उसमें इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे रिलीजियस है, इतनी सारी संस्कृति है, तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो है चुनौतियाँ देखने को आती है सामने। तो हम जो है धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ भी बताएंगे कि चुनौतियाँ क्या है हम लोगों के समक्ष। धर्मनिरपेक्षता की वजह से क्या होता है कि कभी कभी सांप्रदायिकता का माहौल होता है, संप्रदाय के आधार पे जो है लोग लड़ते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो असुरक्षा फील करते हैं, लाइक जैसे माइनॉरिटीज़ में जैन्स वगैरह आ गए, बुद्धिज़्म वगैरह, तो उनको जो है इनसिक्योरिटी सी फील होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनसे उनके राइट ना छीन लिया जाए, या फिर जो ये बहुसंख्यक हैं उनको दबला कुचला ना दें। साथ में क्या होता है कि जो धर्म है उसके नाम पर क्या की जाती है, राजनीति की जाती है। मतलब आप देखोगे कि जब भी वोट वगैरह होते हैं, वोट मतलब इलेक्शन होते हैं ना, तो आप देखोगे कि जिस भी एरिया में जो भी कैंडिडेट खड़ा करते हैं ना पार्टी, वो क्या करते हैं, वो उस कैंडिडेट को उसी बिहार पे खड़ा करता है कि अगर मान लो अजीत नगर एरिया है, अगर वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं ना, तो जो भी पार्टी अपने वोटर को खड़ा करेगी ना, तो उस एरिया में से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा करेगी, ताकि क्या हो कि उन लोग उसको जो है मुस्लिम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो ये होता है कि धर्म के आधार पर राजनीति होती है। लोग ये कहते हैं कि हम आपको इस धर्म को जो है बढ़ावा देंगे, हम संरक्षण देंगे, हम क्या करेंगे, आपके लिए जो संविधान में है क्या करेंगे, रिजर्वेशन वगैरह लाएंगे। तो इस आधार पर भी जो है धर्म का राजनीतिकरण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना। कम्युनिज्म, माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी एंड पोलराइजेशन ऑफ रिलीजियस आर मेजर चैलेंजेस टू इंडियन सेकुलरिज्म। साथ ही साथ क्या होता है कुछ राजनीतिक उपयोग भी किए जाते हैं। मतलब आप देखोगे कि जो कुछ राजनीति मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, वोट बैंक के आधार पर धर्म का यूज़ करती है, जो कि मैंने भी बताया, जिससे कि क्या होता है धर्मनिरपेक्ष की स्थिति जो है कमजोर पड़ती है। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि वो रीजन के बिहार पे क्या करते हैं, किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज आर यूज रिलीजियस फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स विच वीकन सेकुलरिज्म। कंक्लूजन में बताएंगे कि वैसे तो एक भारत जो है एक बहुत सशक्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना है, मतलब हम एक पावरफुल सेकुलरिज्म स्टेट है, लेकिन जो है कभी कभी क्या होता है कि कुछ चुनौतियाँ सांप्रदायिकता या हिंसा के आधार पर जो है भारत के धर्मनिरपेक्ष को चुनौती मिलती है। जो हमारा राष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा सशक्त धर्मनिरपेक्ष है, और इसके कारण क्या होता है कि जो भारत के जो सभी नागरिक है, जो भी संस्थाएं, उन सबको जो है संविधान ने क्या किया है, राइट्स दिए हैं, और उस राइट्स का पालन करने का भी उनको अधिकार है। टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेकुलरिज्म स्टेट ऑल सिटीजन्स आर इंस्टीट्यूशंस मोस्ट अपलोड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। एंड जो है थर्ड क्वेश्चन देखिए हम थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1990 के दशक में जो आर्थिक सुधार हुए थे उनके परिणामों के बारे में हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट देखा गया है। 2024 में जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम एज इट इज नहीं है, लेकिन 2024 से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जामिन द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1919 एंड देयर कॉन्सिस्टेंस।
सो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करके हम बताएंगे कि जो 1991 में है भारत में बहुत सारे आर्थिक सुधार हुए थे, जिससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण दिशा में अग्रसर किया गया। हमने क्या किया था 1991 में जो है हमने LPG सिस्टम रिफॉर्म को अपनाया था। LPG क्या होता है, L स्टैंड फॉर लिबराइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब उदारीकरण मतलब मार्केट को खुला रखना, मतलब जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, व्यक्ति के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड निजीकरण होता है कि प्राइवेट कंपनीज वगैरह ओपन करना। एंड वैश्वीकरण होता है कि वैश्वीकरण में जो है हम अपने हर चीज़ का क्या करेंगे, एक तरीके से बढ़ावा देंगे, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, धर्म हो, या फिर वो हो इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आता है। 1991 में जो है इंडिया लॉन्च मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट मूव द इकोनॉमिक टूवर्ड्स लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब जो है हम डे 1 बाय 1 जो है इन सबका मतलब बनाएंगे। जो उदारीकरण क्या होता है, इसमें जो होता है सरकार वो लाइसेंस राज को समाप्त कर देते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो सरकार है वो बाजार पर जो है मार्केट जो है उसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, किसी भी व्यक्ति के कार्यों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो बाजार है उसके नियम कौन निर्धारित करेगा, व्यक्ति। बाजार के नियम, बाजार के जो भी चीज़ वगैरह मिल रहा है उसके जो भी रेट वगैरह कौन डिफाइन करेगा, एक व्यक्ति डिफाइन करेगा। सरकार का जो लाइसेंस राज है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, किसमें, उदारीकरण में। मार्केट में जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना उनको कंपनी निजी हाथों में दे देती है। जो ऐसे पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक कंपनीज होती है उसको जो है ना क्या करते हैं, प्राइवेट हाथों में दे दी जाती है, जिससे क्या होता है कंपटीशन बढ़ता है। लाइक अभी आप देख सकते हो अडानी अंबानी जैसे जो ग्रुप है वो इसके एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट प्लेयर्स बिगिन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी में कॉम्पिटिशन बढ़ता है, हर कोई जो है आगे आना चाहता है। एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय बाजार है वो क्या करता है, विदेशी कंपनियों के साथ और निवेशकों के लिए खोल दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए जो है इंडिया का मार्केट खोल दिया जाता है। अब जो है ज़्यादा कड़े नियम नहीं बनाए जाते, जिससे जो विदेशी कंपनी है, जो इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, इंडिया में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है 91 में जो है हम लोग अपनाते हैं, विच इज़ LPG। अब जो है हमने ये बता दिया कि LPG मतलब तीनों का मतलब क्या होता है। अब जो है LPG अपनाने का हमारे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा है या क्या पड़ेगा वो हम बताएंगे। तो LPG अपनाने के जो प्रमुख परिणाम है वो क्या हुआ कि जो हमारे भारत की GDP है उसमें ग्रोथ हुआ, ठीक है, GDP जो है उसमें हमारे भारत का ग्रोथ हुआ। एंड और क्या हुआ, हमारा जो भारत का इन्वेस्टमेंट है फॉरेन FDI, फॉरेन है ना, इसमें भी इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, FD फॉरेन, इसमें जो है क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। मतलब हमारा जो भारत का वो है ना, हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, FDI में जो है इंक्रीजमेंट हुई। और क्या हुआ, जो नई नई तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें आई, किससे, ग्लोबलाइजेशन से। लेकिन क्या हुआ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना LPG से तो अच्छी चीज़ों से आई, रिफॉर्म हुए, क्या हुआ, GDP बढ़ा, विदेशी निवेश बढ़ा। लेकिन और क्या होता है, साथ में क्या होता है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ जाती है, इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है, देखने को मिला है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो 1991 में जो रिफॉर्म हुआ है उसके अच्छे हैं परिणाम तो बुरे भी परिणाम है। अच्छा तो यह है कि GDP या फिर FDI या फिर जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसमें उनमें हम एडवांस हुए हैं, इंक्रीजमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो साथ ही साथ जो है जब जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और क्या देता है, अगर मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, विच इज़ क्या, उदारीकरण, तो क्या होता है कि जो मार्केट के जो पीपल्स है वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने आप रेट डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वालिटी को सिचुएशन को फेस करते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि आर्थिक सुधार ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। मतलब कि जो हमने हैं रिफॉर्म्स किए थे 1991 में LPG, उससे क्या हुआ कि हम इंटरनेशनल वेयर में तो जुड़ गए, कंपटीशन में, इकोनॉमी में। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो समावेशी विकास है उसके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आई। समावेशी विकास होता है मतलब सबको साथ लेकर चलना, ऐसा डेवलपमेंट करना कि जिसमें समाज के हर तबके का विकास हो। तो इसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आई, जो कि हमने देखा कि असमानता, लिंग अनुपात, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई।
द रिफॉर्म इंटीग्रेटेड इंडिया विथ द ग्लोबल इकोनॉमी बट चैलेंज रिमेन्स द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में जो है विकास की राजनीति और अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना है। तो ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे इसका। अभी जो है ये पार्ट 1 अपलोड कर देती हूँ मैं, पार्ट 2 भी जो है अभी इसके जस्ट बाद अपलोड कर दूँगी। ज़्यादा लंबी वीडियो चलती है, अपलोड नहीं होती, पूरा दिन लग जाता है। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको इसमें कुछ गलती लगती है या मेरी स्पीड में कुछ गड़बड़ लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ाती हूँ या ज़्यादा स्लो पढ़ाती हूँ या कुछ भी चेंज चाहते हो मेरी वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एक लाइक तो जरूर करने का। थैंक यू सो मच।